नोट्स भी उठा ले जाती है यहाँ से नहीं मिलते हैं इसको। लोग होते हैं ये तो तुझे कोई जरूरी काम करना तो टाइम तो बिजी ना रहे। नीचे हो जाता मैंने लगा दिया था बच्चों को लिंक देती हैं, बच्चों को भी पोस्ट करती पेश करती नहीं पहुँचेगा उन्हीं को लेकिन रिकॉर्डिंग में पहुँचेगा होगा रिकॉर्डिंग में कोई लेते हैं रिमूव कर देना लिंक साइन कौन सी नोट चाहिए मैंने आपको बताया मोबाइल लाइन नहीं आता अभी मैं अभी इसको खोल देता हूँ तो आपका काम बनेगा। नोट्स देंगे उसको होंगे कहाँ से? अच्छा ठीक है बच्चों को लैप कर दिया आप आ जाओ बच्चों को लैप कर दिया। Yes, children, a very good evening to one and all. And let us start with our class. Last time हमने बात की थी अब आपकी classes MWF में for another 2 weeks we are going to have our classes in MWF at 3:30 3:30 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी for another 2 weeks. Understood? So MWF में 3:30 बजे और Sunday सुबह 10 बजे ठीक और ये चलेगा कितने दिन कॉन्टिन्यूसली 6 डेज ये हो जाएंगे MWF और 2 संडे 10 तो संडे के टाइम में देयर इज नो चेंज बट MWF में आप इसको ध्यान में रखिएगा। चिल्ड्रन लास्ट टाइम वी टॉक्ड ऑफ लास्ट टाइम हमने बात की थी एक्सक्रीशन की एक्सक्रीशन मींस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और हमने बात की थी कि एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं और यूरिनरी सिस्टम जो है वो कौन सा वाला सिस्टम है जिसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है जिसमें इंपॉर्टेंट रोल किडनी का है ठीक है। तो ये सिस्टम इसके बारे में इसके सारे ऑर्गन्स हम लास्ट टर्न पर पढ़ चुके थे। अंडरस्टूड। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो किडनीज हैं सारे बच्चे अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ लीजिए ठीक है और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट रहा होगा जो भी आपको पढ़ाया था। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे कि हाँ डाउट है मैम दे कैन आस्क देयर डाउट। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो किडनी है ये जो स्ट्रक्चर है ना किडनी ये किडनीज हैं आपकी। इस किडनी में क्या होता है इस किडनी में ऐसा क्या होता है कि आउटा से ब्लड अंदर जाता है। आपको पता है आपकी जो बॉडी में जो यूरिन बनती है वो यूरिन कैसे बनती है वो यूरिन बनती है
जब आपकी बॉडी का ब्लड फिल्टर होता है, जब आपकी बॉडी का ब्लड फिल्टर होता है, तो इसका मतलब यूरिन किससे बन रही है? आपके ब्लड से बन रही है। ठीक है, देखो ये आपकी बॉडी का एक सेल है, ये आपकी बॉडी का एक सेल है, ये आपकी बॉडी का एक सेल है, ये आपकी बॉडी का एक सेल है। नाउ रेड मार्कर, ठीक है, हाँ। सो जैसे ये आपकी बॉडी के सेल्स हैं और यहां पर ये ब्लड वेसल्स हैं, ये सब क्या है? यहां पर ये ब्लड वेसल्स हैं। इन बॉडी के सेल्स में काम चल रहा है, इन बॉडी के सेल्स में ढेर सारा काम चल रहा है, फंक्शनिंग हो रही है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। जब भी कोई सेल काम करता है उसकी बॉडी में क्या बनेगा? वेस्ट बनेगा। कौन सा वेस्ट बनेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा। तो ये सारे सेल्स अपना नाइट्रोजनस वेस्ट किस में पोर कर देते हैं? ये सारे सेल्स अपना नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में पोर कर देते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड वापस कहां पहुंचा? हार्ट में पहुंचा। अब हार्ट में जो ब्लड पहुंचा है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब हार्ट क्या करेगा? इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करता है। आपको पता है ना, हार्ट इस ब्लड को कहां भेजता है? लंग्स को, और लंग्स इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। फिर ये ब्लड वापस हार्ट के पास आता है और हार्ट इस ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो इसका मतलब हार्ट ने जो ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाया, इसका मतलब हार्ट ने जो ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाया, उस ब्लड में ऑक्सीजन तो बहुत है, नो डाउट, क्योंकि वो हार्ट से ब्लड आया है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उसमें ऑक्सीजन तो बहुत है, लेकिन उस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। तो वो ब्लड कहाँ दिया जा रहा है? वो ब्लड किडनी को दिया जा रहा है, और किडनी उसको कह रही है कि ठीक है, मैं उस ब्लड को फिल्टर करूंगी, मैं उस ब्लड को फिल्टर करूंगी। तो देखिए, आपको बताया गया था कि ये आउटा है, आउटा से क्या निकल रही थी? रीनल आर्टरी, और ये रीनल आर्टरी किस में एंटर कर रही थी? ये रीनल आर्टरीज एंटर कर रही थी किडनी में। तो जब ये रीनल आर्टरी किडनी में जाएंगी तो रीनल आर्टरी किस में डिवाइड हो जाती हैं? रीनल आर्टीरियोल्स में। तो इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, नो डाउट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन इस ब्लड में ढेर सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, इस ब्लड में ढेर सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। ठीक है, तो अब ये किडनी क्या करेगी? उस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करेगी। ये किडनी उस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करेगी, लेकिन किडनी में ऐसा क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हो जाएगा? किडनी में ऐसा क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हो जाएगा? तो किडनी के पास है नेफ्रॉन्स। किडनी के पास क्या है? किडनी के पास नेफ्रॉन्स हैं। तो अगर आप जैसे आपकी बॉडी है, यूनिट ऑफ योर बॉडी इज सेल, वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी एक किडनी जो है इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसकी यूनिट को? नेफ्रॉन बोलते हैं। यानी किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स हैं, लैक्स में नेफ्रॉन्स हैं, और ये नेफ्रॉन्स क्या करेंगे? जो ब्लड अंदर जा रहा है, ये नेफ्रॉन्स उस ब्लड को फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे? उस ब्लड को फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं नेफ्रॉन्स क्या हैं और वो ब्लड को कैसे फिल्टर करते हैं। बस आपको एक दो चीजें अपने दिमाग में रखना है, और वो ये है कि जैसे ये आपकी किडनी है ना, ये आपकी किडनी है, और इस किडनी के अंदर आउटा है, ऊपर से आउटा आ रहा है, आउटा यहां आके किस में डिवाइड हो गया? रीनल आर्टीरियोल में। किस में डिवाइड हो गया? रीनल आर्टरी में। किस में डिवाइड हुआ? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी किस में डिवाइड हो गई? रीनल आर्टरी डिवाइड हो गई, रीनल आर्टरी किस में डिवाइड होगी? रीनल आर्टीरियोल्स में। अच्छा, आर्टीरियोल्स किस में डिवाइड होती हैं? आपको पता ही है कि आर्टीरियोल्स आगे चलकर डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में। ठीक है, तो जरा ये सिस्टम ध्यान रखना। अब आउटा आया, उसने रीनल आर्टरीज निकाली अपने अंदर से, रीनल आर्टरीज अंदर गई किडनी में, डिवाइड हो गई रीनल आर्टीरियोल में,
और एक एक आर्टीरियोल एक एक नेफ्रॉन के अंदर एंटर कर गया. 1 आर्टीरियोल 1 नेफ्रॉन, 1 नेफ्रॉन 1 आर्टीरियोल, 1 आर्टीरियोल 1 नेफ्रॉन. ठीक है, तो एक एक आर्टीरियोल एक एक नेफ्रॉन में एंटर कर गया. बस ये याद रखना. नाउ वी डोंट रिक्वायर इट. अब देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सारे बच्चे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं. ये हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट होता है ये. इट्स अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कप के जैसा. और इसको हम नाम देते हैं बोमेंस. कोई बच्चा भी ड्रॉ नहीं करेगा, मैं आपको बोलूंगी ड्रॉ करने के लिए. इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल. ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल. फिर ये बोमेंस कैप्सूल नीचे आता है और ये कॉइल्ड हो जाता है. इट गेट्स हाईली कॉइल्ड, इट गेट्स हाईली कॉइल्ड. ये हाईली कॉइल्ड हो जाएगा, इट गेट्स हाईली कॉइल्ड. जब ये इतना ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा, कॉइल्ड हो, ये जो कॉइल्ड हो रहा है ये पार्ट, इसको अभी कोई बच्चा ड्रॉ नहीं करना, मैं फिर बोल रही हूं, बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल डायग्राम. दिस इज नॉट द फाइनल डायग्राम. ये यहां पर ये कॉइल्ड वाला पार्ट दिख रहा है आपको. इस कॉइल्ड वाले पार्ट को हम कहते हैं पीसीटी. एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है? ट्यूब्यूल का मतलब होता है वेरी फाइन ट्यूब्स. प्रॉक्सिमल मतलब आगे वाला, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड, और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब. तो ये ट्यूब आगे की तरफ है. अब अगर मैं बोल रही हूं कि ये ट्यूब आगे की तरफ है, इसका मतलब पीछे की तरफ भी एक और ट्यूब होने वाली है. यस, सो दिस इज आगे वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ऐसे एक पीछे भी दिखाई देगी हमें अभी थोड़ी देर बाद, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसको हम बोलेंगे डिस्टल. डिस्टल मतलब पीछे वाली. तो देखिए ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है. ये ट्यूब काफी घूमी हुई होती है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है. इतनी ज्यादा कॉइल्ड हमें यहां नहीं दिखाना है, क्योंकि ये तो हम एग्जामिनर को समझा रहे हैं कि ये ट्यूब है, कॉइल्ड है और ये कैसे काम करती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम कॉइल्ड दिखाएंगे. उसके बाद में ये ट्यूब सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है. ठीक है, अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है. ये जो मैं आपको बता रही थी कि किडनी में अंदर क्या जाती है? रीनल आर्टरी. फिर रीनल आर्टरी किस में डिवाइड होती है? आर्टीरियोल में. और मैंने कहा था एक एक आर्टीरियोल एक एक नेफ्रॉन में एंटर कर जाता है. तो देखो ये एक आर्टीरियोल है, ये एक आर्टीरियोल है, और ये किस में एंटर कर रहा है? नेफ्रॉन. अभी अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, अभी नेफ्रॉन तो बहुत बड़ा है. वेट. तो ये एक रीनल आर्टीरियोल है. मैंने इसको क्या नाम दिया? मैंने इसको नाम दिया रीनल आर्टीरियोल. क्या नाम दिया? रीनल आर्टीरियोल. एक रीनल आर्टीरियोल अंदर आता है और अंदर आने के बाद कॉइल्ड हो जाता है, ब्रांच हो जाता है. इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकाल दो. इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई, इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी. और इन सारी ब्रांचेस, पूरी ये ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज. ऑब्वियसली आर्टीरियोल्स किसमें? आर्टीरियोल्स जब ब्रांच होते हैं तो क्या बनाते हैं? कैपिलरीज बनाते हैं. तो ये कैपिलरीज बन गई. और कैपिलरीज का ये जो पूरा बंच आपको दिख रहा है, कैपिलरीज का, ये हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है. कैपिलरीज का ये पूरा बंच जो आपको दिख रहा है, कैपिलरीज के इस बंच को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस कहते हैं. तो ये जो देखिए देखिए कैसे बनाना है इसको. ऐसे आर्टीरियोल आ रहा है, फिर आर्टीरियोल को आप ऐसे ब्रांच कर दीजिए. ब्रांच कैसे दिखाओगे इसमें? ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो. ये ब्रांचेस बन गई और ये सारी ब्रांचेस आगे चल करके फिर जुड़ जाती हैं. लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान रखिए, मैंने इसको थोड़ा थिक बताया है, मोटा बताया है, और इसको मैंने थोड़ा सा थिन बताया है, पतला बताया है. तो ये जो ब्रांच अंदर जा रही है ये काफी थिक है, इसको थिक बनाना है,
और जो ब्रांच बाहर निकल रही है इसको थिन बनाना है। क्यों बनाना है थिक और थिन? इसके पीछे देयर इज वन रीजन। तो जब मैं आपको बताऊंगी कि नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं उस वक्त हम देखेंगे कि इसको थिक क्यों बनाया है और इसको थिन क्यों बनाना है। बट ये जो कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है, इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये जो ब्रांच बाहर निकली इस ब्रांच को भी हम नाम देते हैं रीनल आर्टीरियोल। तो इसको भी रीनल आर्टीरियोल और इसको भी रीनल आर्टीरियोल। ऐसा क्यों? ये ब्लड यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, और ये क्या है? कैपिलरीज। कैपिलरीज की वॉल्स आर वेरी थिन। कैपिलरीज की वॉल्स बहुत पतली होती हैं। तो इसमें से क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। ये तो आप पढ़ चुके हो ना, लिम्फ। याद है लिम्फ आपने पढ़ा था कि कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर होता है क्योंकि कैपिलरीज की वॉल्स बहुत पतली होती हैं। सेम यहां भी होगा, ब्लड यहां पर फिल्टर होगा। और जब ब्लड यहां पर फिल्टर होगा तो ब्लड में से बहुत सारी चीजें फिल्टर होकर के यहां नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ब्लड यहां आ रहा है उसमें से काफी सारी चीजें नीचे फिल्टर होकर आ गई, और जो ब्लड बाहर जा रहा है उसके अंदर काफी सारी चीजें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो सारी चीजें नीचे फिल्टर हो गई। इसका मतलब जो ब्लड अंदर एंटर कर रहा है वो अलग तरह का ब्लड है, और जो ब्लड बाहर जा रहा है वो अलग तरह का ब्लड है। इसलिए हमने इन दोनों, भले इनका नाम है रीनल आर्टीरियोल, भले इसका नाम है रीनल आर्टीरियोल, लेकिन फिर भी हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। इसको नाम दे रहे हैं हम एफरेंट। क्या नाम दे रहे हैं? एफरेंट, मतलब अंदर जाने वाली। और इसको नाम दे रहे हैं ईफरेंट। क्या नाम दे रहे हैं इसको? इसको नाम दे रहे हैं ईफरेंट। तो ये एफरेंट अंदर जा रही है, ईफरेंट बाहर निकल रही है, बीच में कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसको ग्लोमेरुलस नाम दिया। यही बोमेंस कैप्सूल जो अभी कैप्सूल की फॉर्म में है वो पतला हो गया, हाईली कॉइल्ड हो गया, और उसने बनाई पीसीटी। ठीक है, तो पहले आप एक काम करेंगे, आई एम गिविंग यू 3 minutes टाइम, प्लीज ड्रॉ इट। इसको जरूर ड्रॉ कीजिए, हर बच्चा इसको ड्रॉ करेगा, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। तो अभी ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ, ये तो अभी इसका छोटा सा पार्ट हुआ है ऊपर वाला, अभी हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन पहले इतना बना लो, उसके बाद आगे चलेंगे। गिविंग यू 3 minutes, हरी अप। ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव ड्रॉन इट बाय नाउ। अब आपने ड्रॉ कर लिया होगा इसको, ठीक है। आई एम रबिंग इट नाउ। अब देखिए आगे, ये है बोमेंस कैप्सूल। क्या है ये? बोमेंस कैप्सूल। ये कॉइल्ड हो गया, ये कॉइल्ड हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसको हमने नाम दिया था बोमेंस कैप्सूल, और इसको हमने नाम दिया था पीसीटी।
P डॉट C डॉट T डॉट। ऊपर से ये आ रही थी एफरेंट रीनल आर्टीरियोल और ये नीचे आकर कैपिलरीज में डिवाइड हो रही थी। और कैपिलरीज का ये जो पूरा नेटवर्क है, कैपिलरीज के इस नेटवर्क को हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। इसको नाम दिया था ARA। ARA इज द शॉर्ट फॉर्म। ARA मतलब एफरेंट रीनल आर्टीरियोल। और इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था ERA, इफरेंट रीनल आर्टीरियोल। और ये बीच में जो पोर्शन है इसको हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। क्या नाम दिया था इसको? इसको हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ये हम वो पोर्शन है जो हम कर चुके हैं पहले। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। ये जो PCT आपको दिख रहा है, ये PCT ये स्ट्रेट हो जाता है। ये PCT बिल्कुल सीधा हो जाता है। काफी देर तक ये PCT ऐसे स्ट्रेट चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा पतला हो जाता है। इसको थिन कर दो, थोड़ा सा इसको थिन कर दो और इसके बाद इसको ऐसे मोड़ दो। इसके बाद इसको ऐसे बेंड करवा दो। जब ये बेंड हो जाए, थोड़ी देर तक तो इसको ऐसे ही चलाओ। थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए, इसको थोड़ी देर तक तो इसको थिन लेकर आइए, फिर इसको यहां पर ऐसे मोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको जब इसको बेंड करवाओगे तो यहां पर ये थिक है ना, आप इसको पहले से ही थिक करवा दो। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो यहां याद रखने वाली है, अपने दिमाग में ये कभी मत रखना कि ये अगर यहां थिक है तो ये भी यहीं थिक होगा। नहीं, ये नीचे ये पहले से ही थिक हो जाता है। ये पहले से ही थिक हो जाता है। अच्छा, मेरे पास तो यहां थोड़ी स्पेस की कमी हो रही है, इसको आप थोड़ा सा और लंबा कीजिएगा। ये जो पार्ट है ना, थिन वाला पार्ट, इसको आप थोड़ा सा लंबा कीजिएगा। ठीक है, तो ये, और उसके बाद इसको ऊपर ले जाइए। इसके बाद इसको ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाने के बाद इसको फिर से कॉइल्ड कर दीजिए। ऊपर ले जाने के बाद इसको फिर से कॉइल्ड कर दीजिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहां का ये पोर्शन कॉइल्ड है, ये आगे का पोर्शन कॉइल्ड है और ये पीछे का पोर्शन कॉइल्ड है। आगे का पोर्शन कॉइल्ड है तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, माने आगे वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये पीछे वाले को हम नाम देते हैं DCT। इसका फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे इसको? इसको नाम देंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नाम देंगे इसको। ये आगे है और ये पीछे है। अब यहां देखिए, यहां एक लूप दिखाई दे रहा है। यहां आपको एक लूप दिखाई दे रहा है, यू शेप्ड। तो जहां से ये लूप बनना शुरू हो रहा है, इस पूरे पोर्शन को हमने नाम दे दिया लूप ऑफ हेनले। क्या नाम दिया इसको? इसको नाम दिया लूप ऑफ हेनले। यानी हेनले एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस लूप को डिस्कवर किया था, इसीलिए इस पोर्शन को हमने नाम दिया लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अंडरस्टूड? अब देखिए ऊपर से क्या होता है, ऊपर से ब्लड फिल्टर होता है। ऊपर से क्या होता है? ऊपर से ब्लड फिल्टर होता है। मैंने पहले बताया ऊपर से ब्लड आ रहा है और ये ब्लड यहां नीचे फिल्टर हो जाएगा। इसको हम ब्लू कलर से ले लें, इसको ब्लू कलर से लेते हैं कि ये ब्लड फिल्टर हो गया। ये ब्लड फिल्टर होकर के नीचे आ रहा है, ये ब्लड फिल्टर होकर के नीचे आ रहा है। तो ये आप देखिए ब्लड नीचे आ रहा है, नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और यहां से ऊपर जाएगा। तो यहां से ये ब्लड नीचे आ रहा है और यहां पर ये ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो लूप ऑफ हेनले आपको दिख रहा है, इसकी आपको ये दो लिम्स दिख रही हैं। लिम्स मतलब जैसे हाथ नहीं होते अपने लिम्स, वैसी इसकी ये दो लिम्स हैं। इस वाली लिम्ब में ब्लड नीचे जा रहा है फिल्टर होने के बाद, इसलिए ये पूरी लिम्ब कहलाती है। ब्लड नीचे जा रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले।
और इसमें जो ब्लड फिल्टर हुआ है वो ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये वाली पूरी लिम्ब को बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये नीचे वाला पोर्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर जाने के लिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये मुझे वीडियो दिखाई देना बंद हो गया इसमें, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसमें भी देखें, अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है या जो असेंडिंग लिम्ब है, इसमें भी आप देखिए आपको दो पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। ये वाला पार्ट थिक है और ये वाला पार्ट थिन है, ये वाला पार्ट थिक है और ये वाला पार्ट थिन है। तो इसको हम बोलते हैं थिक, इसको बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसको बोलते हैं, इसको थिन वाले पार्ट को थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ऐसे ऊपर चलते हैं, इसको बोलेंगे, थिन पार्ट है ना, तो इसको बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इस थिक वाले पार्ट को बोलते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो मतलब हमने डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब इनको फिर से डिवाइड कर दिया थिक और थिन पार्ट्स में, बाकी सब सेम है। देखो पीसीटी थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हो गया डीसीटी। क्या हो गया ये? डीसीटी। और ये जो ब्लड फिल्टर होकर आएगा, ये सारा ब्लड किसको दे दिया जाएगा? ये सारा ब्लड जो फिल्टर हुआ, ये सारा ब्लड एक मोटी सी ट्यूब को दे दिया जाएगा। ये सारा ब्लड एक मोटी सी ट्यूब को दे दिया जाएगा। और जैसे ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, ये सारा नेफ्रॉन कहां ओपन हो रहा है? इस मोटी सी ट्यूब में। यानी इस नेफ्रॉन ने अपना सारा मटेरियल किस में कलेक्ट कर दिया? इस मोटी सी ट्यूब में। तो इस मोटी सी ट्यूब को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। यहां से एक नेफ्रॉन आ रहा है, यहां से दूसरा नेफ्रॉन आएगा, तीसरा नेफ्रॉन, चौथा नेफ्रॉन, पांचवा नेफ्रॉन, और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स अपना सारा जो मटेरियल है वो किसको देंगे? इस कलेक्टिंग डक्ट को देंगे। ठीक है। अब जो एक कलेक्टिंग डक्ट है, एक कलेक्टिंग डक्ट में वन कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट में थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स, एक कलेक्टिंग डक्ट में हजारों नेफ्रॉन, जैसे मैंने एक कलेक्टिंग डक्ट बताई ना, इस कलेक्टिंग डक्ट में हजारों नेफ्रॉन्स अपना मटेरियल पोर करेंगे। और ऐसी हमारे किडनी में हजारों कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। आप समझ रहे हो? एक कलेक्टिंग डक्ट में हजारों नेफ्रॉन्स, और ऐसी हजारों कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, तो सोचो नेफ्रॉन्स कितने हैं? लैक्स में। कितने? लैक्स में। तो अब मैं आपको फिर से दे रही हूं टाइम 5 मिनट का, जल्दी से अब इसको अलग से ड्रॉ करो। पहले आपने वो अलग से ड्रॉ किया था ना, उसको छोड़ देना। अब ये फिर से ड्रॉ करो। 5 मिनट का टाइम दे रही हूं, बनाना जरूर, नहीं बनाओगे एग्जाम में नहीं बना पाओगे। सो ड्रॉ इट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी ये पूरा नहीं हुआ। जल्दी।
ओके चिल्ड्रन, आई होप आपने लिख लिया अब ये. अब मैं इसको रब कर रही हूँ. आई एम रबिंग इट. इसमें से मैं वो पार्ट रब कर रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए. आई एम रबिंग दैट पार्ट विच इज नॉट नीडेड बाय मी. तो जो चीज़ मेरे को अब नहीं चाहिए वो मैं रब कर देती हूँ, और जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम रख लेते हैं. ओके. चले, तो अब इसमें से ये पार्ट इसको मुझे पहले ही थिक करना पड़ेगा ना. मतलब वी कैन नॉट ब्रिंग अप टू द लेवल हियर. इसका लेवल और इसका लेवल अलग अलग है. ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है. चलिए अब देखिए आगे, बहुत ध्यान से सुनना. ये ऊपर से जब ब्लड आता है तो कैपिलरीज आ गई, और कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड फिल्टर हो जाएगा. कैपिलरीज में ब्लड फिल्टर होगा. जो ब्लड कैपिलरीज में फिल्टर हो जाता है, उस नीचे फिल्टर वाले पार्ट को हम कहते हैं फिल्टरेट. क्या कहते हैं उस पार्ट को? उस पार्ट को हम फिल्टरेट कहते हैं. ठीक है. और नीचे देखो क्या क्या चीजें फिल्टर होकर के आ जाती हैं. नीचे यहां बोमेंस कैप्सूल है ना. देखिए बोमेंस कैप्सूल है. इस बोमेंस कैप्सूल का ये डिप्रेशन है. इसी डिप्रेशन के अंदर, इसी गड्ढे से के अंदर ग्लोमेरुलस है. क्या है इसके अंदर? ग्लोमेरुलस. तो जो भी चीज फिल्टर होकर आएगी वो इस डिप्रेशन के अंदर आएगी, और इस डिप्रेशन से वो चीज निकलकर कहां आएगी? नीचे पीसीटी में. पीसीटी से निकलकर कहां आएगी? लूप ऑफ हेनले में. आ गया समझ में? तो यहां पर ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई और अब वो नीचे आ रही हैं. अब वो सारी चीजों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? फिल्टरेट बोल रहे हैं. जो चीज फिल्टर हो गई वो फिल्टरेट है. चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें फिल्टर होकर आती हैं. नीचे फिल्टर होकर आता है ढेर सारा वाटर. जिन चीजों का भी साइज छोटा है वो सब चीजें फिल्टर होकर आएंगी. ढेर सारा पानी फिल्टर होकर के आ जाता है. अमीनो एसिड्स छोटा साइज होता है, फिल्टर होकर नीचे आ जाते हैं. स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स, छोटे साइज के प्रोटीन्स फिल्टर होकर के नीचे आ जाते हैं. ढेर सारे मिनरल्स, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, ये सब चीजें फिल्टर होकर के नीचे आ जाती है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है. ग्लूकोज फिल्टर होकर के नीचे आ जाता है. ठीक है.
तो ये सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सारी फिल्टर होकर नीचे आ रही हैं। हॉर्मोन्स फिल्टर होकर के नीचे आ गए, एंजाइम्स फिल्टर होकर नीचे आ गए, और हाँ, जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो भी फिल्टर होकर। सारा काम किस लिए चल रहा है? ये सारा काम इसीलिए चल रहा है ना कि हमें नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना है, हमें नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना है। क्या आपको पता है आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उसे हम कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं उसको यूरिया कहते हैं, ठीक है। और आप पता है क्या है, जो लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जिनकी बॉडी में से, आपकी बॉडी में से जो यूरिन निकलती है, उस यूरिन में यूरिया होता है, एंड यूरिया इज वेरी टॉक्सिक, तो उसको बॉडी के बाहर निकाला जाता है। तो आपकी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। और जिन लोगों की बॉडी का वेस्ट यूरिया होता है, नाइट्रोजनस, उन लोगों को हम कहते हैं यूरियोटैलिक। क्या कहते हैं उन लोगों को? उन लोगों को हम यूरियोटैलिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आपकी बॉडी में यूरिया निकलता है, ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में अमोनिया निकलता है। अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया। और जो अमोनिया, जिनकी बॉडी में से अमोनिया निकलता है, उनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक। ऐसे ही कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी में ना अमोनिया प्रोड्यूस होता है ना यूरिया प्रोड्यूस होता है, उनकी बॉडी में बनता है यूरिक एसिड। और जो लोग यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। सो यूरिया वाले यूरियोटैलिक, अमोनिया वाले अमोनोटैलिक, एंड यूरिक एसिड वाले यूरिकोटैलिक, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन है ये लोग? तो जो लोग जमीन पर रहते हैं, जैसे मैमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एंड दे आर यूरियोटैलिक। तो जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, यहां ले लेते हैं इसको, जैसे बर्ड्स नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, नॉट बर्ड्स। यूरिया में आप रखिए मैमल्स, यूरिया में आप रखिए मैमल्स। और जो लोग मछली वगैरह या ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, वो सब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। एंड दोज हु ले शेल्ड एग्स, जो लोग शेल्ड एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। इसमें कौन आते हैं? इसमें रेप्टाइल्स आते हैं और इसमें बर्ड्स आती हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स अंडे देते हैं, सांप, बर्ड्स। सो ये सब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करता है। तो यहां हम अपनी बात कर रहे हैं। तो जो ब्लड नीचे आ रहा, मतलब जो ब्लड फिल्टर हुआ, उस ब्लड में बहुत सारी काम की चीजें हैं और एक खराब चीज है, दैट इज यूरिया। अब हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है कि हमें इस यूरिया को, कहां गया यूरिया? यूरिया तो हमने लिखा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लिख रहे हैं यूरिया। अब हमारा मेन एम ये है कि भाई ये यूरिया तो बॉडी के बाहर चली जाए, लेकिन जो अच्छी चीजें फिल्टर होकर नीचे आ गई हैं, सोचो अगर ये सारी चीजें आपकी बॉडी में से यूरिन के रास्ते बाहर निकल गई तो आपकी बॉडी को कितना नुकसान होगा? प्रोटीन्स निकल गए, अमीनो एसिड्स निकल गए, पानी ढेर सारा अगर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाए, मिनरल्स, आप इतना न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो, मिनरल्स जा रहे हैं आपकी बॉडी में, और अगर वो यूरिन के साथ बाहर निकल गए तो ग्लूकोज, हार्मोन्स, तो ये सब चीजें तो बहुत अच्छी चीजें हैं बॉडी के लिए, तो हम इनको एक्सक्रीट नहीं कर सकते, हम उनको एक्सक्रीट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लेट देम गो आउट ऑफ द बॉडी लाइक दिस। तो नेचर ने क्या किया? इसका भी अरेंजमेंट कर दिया। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने इसका भी अरेंजमेंट कर दिया। नेचर ने बोला ठीक है, हम इसका भी अरेंजमेंट करते हैं कि जो काम की चीजें हैं जो फिल्टर होकर नीचे आ गई हैं, तो एक काम करो ना, उन चीजों को वापस कर दो। अगर ये चीजें गलती से फिल्टर होकर नीचे आ गई हैं तो इन चीजों को, ब्लड को वापस कर देते हैं। अब ब्लड को कैसे वापस करेंगे? लेट अस सी, अभी देखते हैं। तो मैं आपको टाइम दे रही हूं 3 मिनट का।
3 मिनट में आप एक तो ये लिख लीजिए कि नीचे जो फिल्टर होकर आया उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये लिख लीजिए कि कौन कौन क्या एक्सक्रीट करता है। फिर हम अपने नोट्स पर आ जाएंगे। तो सारे बच्चे अपने नोट्स निकाल के रखिए अपने सामने। चलिए, ओके, आई मस्ट हैव गिवन यू इनफ टाइम। अब एक काम कीजिए, अब सारे बच्चे अपने अपने नोट्स में आ जाइए। आप सारे बच्चे अपने अपने नोट्स में आ जाइए। अब जो है सारे बच्चे अपने अपने नोट्स में आ जाओ। अब अपने नोट्स में आप लोग निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा था कि आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा, कोई डाउट है पूछिएगा। किसी बच्चे का कोई डाउट मुझे नहीं आया है, ना किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन आवर बॉडी? आपकी बॉडी में यूरिन जो बनती है उसका पर्पस क्या है? आंसर है द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज, यूरिन का जो यूरिन बन रही है उसका मेन पर्पस क्या है? टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको फिल्टर कर दिया जाए। कहां से? फ्रॉम द ब्लड। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया या यूरिक एसिड, इनको रिमूव करवा दिया जाता है हमारी बॉडी में से, हमारे ब्लड में से, विद द हेल्प ऑफ किडनीज। मैंने बताया कि आपकी बॉडी में यूरिया बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में अमोनिया नहीं बनेगा, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बनेगा। आपकी बॉडी में अमोनिया भी बनता है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन बहुत थोड़ा बनता है। और जो बनता है उसको भी किस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है? यूरिया में। और ये काम कहां चलता है आपकी बॉडी में? लिवर में। यानी लिवर में यूरिया बनाया जा रहा है। अगर आपकी बॉडी में अमोनिया बन रहा है, अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं? यूरिया में कन्वर्ट करवा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है अमोनिया बहुत डेंजरस है, अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, अमोनिया बहुत खतरनाक है। अमोनिया झेल नहीं पाता हर कोई। अमोनिया को फटाफट कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? यूरिया में। इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, उसके बाद यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। अच्छा, ये तीनों जो हैं इनको बॉडी के बाहर रिमूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? पानी की। जब यूरिन पास होती है हमारी बॉडी में से तो उसमें ढेर सारा वाटर होता है, और उस वाटर के साथ बाहर क्या निकल जाती है? नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया बाहर निकल जाता है। यानी इन चीजों को बॉडी के बाहर फेंकने के लिए पानी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, मछलियां, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनमें अमोनिया बनता है। तो जब वो इतना जहरीला है अमोनिया, तो ये कैसे बचे रहते हैं? सिंपल है, इधर अमोनिया बना, ये तो 24 घंटे पानी में ही तो रहते हैं। इधर अमोनिया बना, इधर गिल्स के थ्रू पानी आ रहा है, अमोनिया बनता जा रहा है, पानी के रास्ते निकलता जा रहा है। तो इनकी बॉडी में अमोनिया थोड़ी देर के लिए भी स्टोर नहीं होगा।
इधर अमोनिया बना, इधर गिल से पानी आ रहा है, गिल्स 24 घंटे पानी में तो रहते हैं ये, इधर गिल से पानी आया, इधर अमोनिया बना, अमोनिया बाहर, पानी आया, अमोनिया बना, अमोनिया बाहर, इसलिए इन्हें कोई खतरा नहीं है अपनी बॉडी में अमोनिया बनने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी? किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? आंसर है नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। डिटेल में बताइए कि किडनी का जो यूनिट है यानी नेफ्रॉन, उसके बारे में बता दीजिए। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। इसमें क्या क्या चीज है? नंबर 1, इसमें ग्लोमेरुलस है। क्या है इसके अंदर? ग्लोमेरुलस। किसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस? कहां गया ग्लोमेरुलस? ये है ग्लोमेरुलस। सो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? It is a bunch of capillaries. It is a group of capillaries which is present inside the depression of the Bowman's capsule. और ये क्या करता है? It helps in filtration of blood. ये blood को filter करता है। It is formed due to excessive branching of renal arteriole. और ये बना कैसे? ये तब बना जब ये renal arteriole बहुत ज्यादा branched हो गया, इसमें से बहुत सारी branches निकल आई। उन branches को क्या नाम देते हैं? capillaries. अच्छा, आगे क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या है? बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। बोमेन्स कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच, आप सब अपने अपने नोट्स में देखिए, मेरे सामने मेरे नोट्स हैं, विच एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस इन इट। तो बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। और इट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। जो ब्लड फिल्टर होकर के आएगा, जो ब्लड फिल्टर होकर के आएगा नीचे, वो ब्लड आगे चलकर क्या बनाने वाला है? यूरिन बनाने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि बोमेन्स कैप्सूल अपने अंदर क्या क्या स्टोर कर रहा है? यूरिन स्टोर कर रहा है। थर्ड पॉइंट, पीसीटी। पीसीटी का है? ये रहा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल। ये किसके बाद शुरू होता है? ये बोमेन्स कैप्सूल के बाद शुरू होता है। एंड इट इज अ कॉइल ट्यूब्यूल, और ये बहुत ही कॉइल, बहुत ही घुमा हुआ ट्यूब्यूल है। नेक्स्ट, फिर क्या शुरू हो गया? लूप ऑफ हेनले। इट इज अ यू शेप ट्यूब। ये क्या है? ये यू शेप ट्यूब है। ठीक है, और ये कहां पर है? ये पीसीटी के बाद। लूप ऑफ हेनले कहां है? पीसीटी के बाद शुरू होता है। और ये किस में खत्म हो रहा है? ये खत्म होता है डीसीटी में। यानी जैसे ये खत्म होता है, क्या शुरू हो जाता है? डीसीटी शुरू हो जाता है। अब डीसीटी के बारे में ये क्या बता रहे हैं? ये डीसीटी बता रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कब शुरू हो रहा है? आफ्टर लूप ऑफ हेनले। और ये किस में खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट। ये किस में खत्म हो रहा है? मतलब इसकी एंडिंग कहां है? कलेक्टिंग डक्ट में है इसकी एंडिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ इज यूरिन फॉर्म इन द किडनीज? किडनीज में यूरिन कैसे बनती है? दोनों किडनीज हैं, इसमें यूरिन कैसे बनती है? आंसर है द नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन सा है नाइट्रोजनस वेस्ट? यूरिया। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है अलोंग विद ब्लड इज ब्रॉट टू द किडनीज बाय रीनल आर्टरीज। ये जो ब्लड जो अंदर आ रहा है किडनी के अंदर, ये ब्लड अपने साथ में क्या लेकर आ रहा है? ये ब्लड अपने साथ में ढेर सारा नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर आ रहा है। तो ये जो आर्टीरियोल्स हैं, ये अपने साथ क्या ला रहे हैं? ये अपने साथ ढेर सारा नाइट्रोजनस वेस्ट ला रहे हैं, ये याद रखिएगा। रीनल आर्टीरियोल्स डिवाइड, रीनल आर्टरीज डिवाइड, यहां लिखा है रीनल आर्टरीज डिवाइड। यू प्लीज मेक इट, थोड़ा करेक्शन करिए यहां पर, यहां लिखिए रीनल आर्टीरियोल्स। कौन डिवाइड हो रहा है? रीनल आर्टीरियोल्स डिवाइड हो रहे हैं। कर लीजिए सही सेकंड पॉइंट। Renal arterioles divide to form bundle of capillaries known as glomerulus. ये renal arteriole ये divide हुआ और इसने क्या बना लिया? bundle of capillaries, bunch of capillaries, जिसको हम नाम देते हैं glomerulus। ठीक है, आगे क्या लिखा है यहाँ पर? In the depression of Bowman's capsule। और ये कहाँ present है? In the depression of Bowman's capsule। Glomerulus filter the blood। Glomerulus ने blood को filter किया, और जो चीज filter होकर नीचे आई, थर्ड पॉइंट देखिए, उसको हमने बोला फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट कहां दे दिया गया? फिल्ट्रेट दे दिया गया इन द बोमेन्स कैप्सूल। ये सारा फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में आ गया। ठीक है,
जितनी भी छोटे छोटे साइज की चीजें थी वो सब फिल्टर होकर नीचे आई, बड़े साइज की चीजें फिल्टर होकर नीचे नहीं आई। जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का साइज बहुत बड़ा है, वो नीचे फिल्टर होकर नहीं आया। सोचो अगर आरबीसी फिल्टर होकर नीचे आ जाए तो हमारी यूरिन का कलर क्या हो जाता? रेड हो जाता। क्या हो जाता? रेड। तो यहां लिखा है आरबीसीज हैं, बड़े साइज के प्रोटीन्स हैं, दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इनको फिल्टर नहीं कर पाता। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट लिखा है द फिल्ट्रेट विच रीचेस टू बोमेन्स कैप्सूल। जितना भी फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में है उसके अंदर क्या क्या है? वाटर है, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और साथ में ऑफ कोर्स नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया भी है। साथ में ऑफ कोर्स नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया भी है। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट तक आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया फिफ्थ पॉइंट तक। अब देखिए ये सब मैं हटा रही हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें जिस पॉइंट की जरूरत है अब हम उस पॉइंट पर फोकस करेंगे। देखिए जिस पॉइंट पर हमें फोकस करना है उस पॉइंट पर फोकस करेंगे। देखिए दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, इसको आप सीधा लेकर आ रहे हैं, उसके बाद इसको थिन कर रहे हैं, फिर नीचे लेके गए, फिर लूप बना लिया, फिर आपने इसका लूप बना लिया। ठीक है, अब लूप बनाना तो आता है ना, लूप बना लिया, यहां तक नहीं लाना, उसके पहले इसको थिक कर दीजिए। तो अभी हमें जिस पार्ट की जरूरत है मैं आपको वो बता रही हूं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो ब्लड अंदर आया, ये जो ब्लड अंदर आ रहा है, ये ब्लड अंदर आ रहा है और ब्लड फिल्टर हो गया। जो चीजें फिल्टर होनी थी वो नीचे आ गई, लेकिन जो ब्लड फिल्टर नहीं हुआ वो यहां चला गया। इसके बाद इसका क्या हुआ? इसके बाद इसका क्या हुआ? यही पार्ट नीचे आता है, यही पार्ट नीचे आता है और इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं। इसी में से बहुत सारी, देखिए बहुत ध्यान से देखिए मैंने कैसे ब्रांचेस निकाली हैं। एक ब्रांच ऐसे आएगी, यहां चली जाएगी। तो ये देखिए ये भी आर्टीरियोल, इसको भी आर्टीरियोल नाम दिया, इसको भी आर्टीरियोल नाम दिया। आर्टीरियोल ब्रांच हो रहा है तो क्या निकल रही है? उसमें से कैपिलरीज निकलेंगी। मैंने यहां से इसकी ब्रांचिंग कर दी, एक ब्रांच यहां चली गई, इसमें से एक ब्रांच मैंने निकाली, एक ब्रांच यहां चली गई। तो देखिए मैंने एक ब्रांच यहां फेंक दी, यहां पर एक और ब्रांच निकली यहां पर, वो यहां चली गई और यहां मैंने इस ब्रांच को जोड़ दिया, यहां मैंने इस ब्रांच को जोड़ दिया। देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, मैंने इस ब्रांच को यहां जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक ब्रांच यहां चली गई, एक ब्रांच ऐसे चली गई, फिर इसमें से एक दो ब्रांच और निकालिए, इसमें से एक दो ब्रांच और निकालिए, एक ब्रांच यहां चली गई, इसको यहां जोड़ दीजिए आप, फिर और ब्रांच चली गई नीचे, एक ब्रांच चली गई ऊपर। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट था, ये जो कलेक्टिंग डक्ट था, कलेक्टिंग डक्ट, इसके भी चारों तरफ ब्रांचेस आ जाती हैं, इसके भी चारों तरफ यहां पर ये ब्रांचेस आ जाती हैं, ब्रांचेस। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आपका ये जो पूरा नेफ्रॉन है, आपका ये जो पूरा नेफ्रॉन है, आपका ये पूरा नेफ्रॉन ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज, ये आर्टीरियोल थी ना ऊपर, आर्टीरियोल में से जब ब्रांचेस निकलती है तो क्या बोलते हैं उनको? कैपिलरीज। तो आपके पूरे नेफ्रॉन को चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज ने कवर किया हुआ है और ये ब्लड कैपिलरीज इस पूरे नेफ्रॉन को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं। और ये जो कैपिलरीज का पूरा जाल दिखाई दे रहा है आपको, कैपिलरीज के इस जाल को हम कहते हैं, कैपिलरीज के इस नेटवर्क को हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं इसको? इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। कैपिलरीज के इस नेटवर्क को हम कहते हैं वासा रेक्टा।
जो चीज नीचे फिल्टर होकर आई है, ध्यान से सुन लीजिए, जो चीज नीचे फिल्टर होकर आई है हमने उसको क्या बोला? फिल्ट्रेट बोला। अब इस फिल्ट्रेट में बहुत सारी काम की चीजें हैं। अब इस फिल्ट्रेट में बहुत सारी काम की चीजें हैं। तो ये सारी जो काम की चीजें हैं, अगर ये सारी काम की चीजें निकल गई यूरिन की फॉर्म में तो क्या होगा? हमारी बॉडी को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि ब्लड का जो पार्ट ब्लड से अलग हो गया उसको ब्लड को वापस दे दिया जाए, अगर वो चीज अच्छी है तो देखिए नीचे यहां पर जो भी फिल्ट्रेट आया इसमें बहुत सारी काम की चीजें हैं। तो जो चीजें, देखिए ये ब्लड आ रहा था ना, इसमें सब कुछ था, लेकिन सारी चीजें नीचे आ गई। तो ये जो ब्लड यहां पर आया, अब इसमें काफी सारी चीजों की कमी हो गई, तो यही ब्लड तो नीचे आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, जो चीज ब्लड की ब्लड से अलग हो गई थी, चलो उसको वापस करते हैं, चलो उसको वापस करते हैं, चलो उसको वापस करते हैं। तो अब हम यही देखेंगे, जब चीजें ब्लड को वापस की जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। आप बोलोगे मैडम एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में केवल एक ही जगह होता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स ना, वहां एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर यहां दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखेंगे कि ब्लड का जो हिस्सा ब्लड से अलग हो गया था, अब हम उस हिस्से को, ब्लड को वापस कर रहे हैं। तो ब्लड को वापस कहां कहां करेंगे? पीसीटी में करेंगे, लूप ऑफ हेनले में करेंगे, डीसीटी में करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में करेंगे। तो ब्लड की जो जो अच्छी चीजें नीचे फिल्टर होकर आ गई थी वो सब चीजें ब्लड को वापस कर दी जाएंगी। और जो चीज ब्लड को नहीं चाहिए, जैसे पानी बहुत ज्यादा है, नहीं चाहिए, ब्लड कह रहा है मुझे नहीं चाहिए इतना पानी। कुछ मिनरल ज्यादा है, ब्लड कहेगा मुझे मिनरल्स नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें कहां दे दी जाएंगी? कलेक्टिंग डक्ट। तो जो चीजें ब्लड को वापस नहीं चाहिए वो सारी चीजें फिर फाइनली कहां आ जाएंगी? कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगी। और कलेक्टिंग डक्ट में जो चीजें आ जाएंगी अब उनको हम बोलेंगे यूरिन। अभी हमने यूरिन वर्ड यूज नहीं किया, यहां तो हमने फिल्ट्रेट वर्ड यूज किया था, क्योंकि इसमें सारी अच्छी चीजें भी तो हैं काम की। लेकिन जब वो काम की अच्छी वाली चीजें ब्लड को वापस रीएब्जॉर्ब करवा दी जाएंगी तो फाइनली यहां पहुंचेगा यूरिन। तो हम पढ़ेंगे पीसीटी में क्या चीज रीएब्जॉर्ब हो रही है, मतलब जो चीज फिल्टर होकर आ गई थी उसमें से क्या चीज ब्लड को वापस दी जा रही है, लूप ऑफ हेनले में से क्या चीज वापस दी जा रही है, डीसीटी में से क्या चीज वापस दी जा रही है, और फिर हम देखेंगे फाइनली यूरिन कैसे बनती है। ठीक है, लेकिन ये हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर, ये हम देखेंगे वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को हमारा टॉपिक रहेगा यूरिन कैसे बनती है। आज हम एक साथ नहीं करेंगे इतनी सारी चीजें, पहले आप इसको जितना आज करवाया है, बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें टफ, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, और वेडनेसडे को मैं आपको बताऊंगी यूरिन फाइनली कैसे बनती है। ठीक है, तो उस दिन हम 2 टॉपिक्स करेंगे। आज कितने बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से अभी, है ना। तो उस दिन हम पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा, वेडनेसडे को हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, उस दिन हम पढ़ेंगे 5 बजे तक, उस दिन हम 5 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है, और उस दिन मैं आपको पूरा करवा दूंगी कि आपकी बॉडी में यूरिन कैसे बनती है और प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो उस दिन हम थोड़ा 5 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उस दिन हमें 2 टॉपिक्स खत्म करने हैं। सो नाउ वी विल मीट ऑन वेडनेसडे at 3:30 sharp. I'll be here. You also be there with your notes and your camera and mobile. ठीक है, लेकिन जितना आज पढ़ा दिया इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी टफ टर्म्स हैं। ठीक है, चले, वी विल मीट ऑन वेडनेसडे 3:30. Till then, goodbye.